दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मोनोप्लास्टिक कंपटीशन के लेखक कौन हैं? तो थ्योरी ऑफ ऑप्शन देख लेते हैं। ए सैमुअल्सन, बी चैम्बरलिन, सी एसी पिगू, डी मार्शल। तो चैम्बरलिन थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पुस्तक के लेखक हैं। दूसरा, विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की प्रतिलोच होती है, क्या होती है? शून्य, इकाई से अधिक, कोई नहीं। तो विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की लोच शून्य होती है। अगला 3 नंबर, विकुंचित मांग वक्र किस बाजार प्रतियोगिता से संबंधित है? ए पूर्ण प्रतियोगिता से, बी एकाधिकार से, सी अपूर्ण प्रतियोगिता से, डी अल्पाधिकार से। तो विकुंचित मांग वक्र जो है अल्पाधिकार बाजार से संबंधित। अब अल्पाधिकार बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां फर्मों की संख्या कुछ होती है। कुछ का मतलब होता है 10 से कम होती है फर्मों की संख्या, और सभी फर्में लाभ के उद्देश्य से काम करती हैं। वस्तुओं की पूर्ति पर नियंत्रण होता है फर्मों का, और फर्मों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है, और कीमत युद्ध की संभावना फर्मों में पाई जाती है। इसके अलावा मांग का आकार स्पष्ट नहीं होता है। मांग क्या होता है अल्पाधिकार में? एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता की तरह अल्पाधिकार बाजार में मांग का आकार स्पष्ट नहीं होता है। और क्या होता है इसके अलावा, स्वीजी ने अल्पाधिकार में जो मांग के आकार को है वो विकुंचित प्रकार का बताया है। ये अल्पाधिकार की कुछ विशेषताएं होंगी। तो इसमें क्या बताया है? विकुंचित मांग वक्र किस बाजार प्रतियोगिता से संबंधित है? तो अल्पाधिकार बाजार से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणक होता है, गुणक में इनमें से कौन सा गुणक का सूत्र है? तो डी सही है। एक तो के बराबर 1/MPS, और एक होता है के बराबर 1/1 MPC। ये दो गुणक के सूत्र होते हैं। के का MPS से विपरीत संबंध होता है, और के का MPC से सीधा संबंध होता है। अर्थात जब के अगर बढ़ेगा तो MPC भी बढ़ेगा, ये सीधा संबंध होगा। अगर के घटेगा तो MPS बढ़ेगा, ये विपरीत संबंध होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, यदि उपभोग फलन, तो इसका आंसर 4 का आंसर डी होगा। 5 नंबर, यदि उपभोग फलन C बराबर 3000 प्लस 0.8 वायु हो तो गुणक का मान होगा। तो गुणक का मान क्या होगा? तो के बराबर 1/1 माइनस MPC, ये MPC दिया है ये, तो 1/1 माइनस 0.8 वाई बचेगा 1/0.2, तो ये कट जाएगा तो 5 आएगा इसका आंसर। 5 का हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर मतलब 5 आंसर सही होगा। अगला, निम्न में कौन सा उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करता है? ए शहरीकरण, बी मूल्य स्थिरता, सी विज्ञापन, डी सभी। तो मूल्य स्थिरता जो है उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करता है। 7 नंबर क्वेश्चन, उपभोग पर रैचेट के प्रभाव या प्रेक्षक हैं। उपभोग पर रैचेट का प्रभाव किसने दिया? ए ड्यूजनबरी, बी जेम क्लार्क, सी जेम कीन्स, डी जे.आर. हिक्स। तो J.S. ड्यूजनबरी ने उपभोग पर रैचेट प्रभाव की व्याख्या की। अब रैचेट प्रभाव और इसके अलावा ड्यूजनबरी ने एक और प्रभाव दिया जिसको क्या कहा जाता है? प्रदर्शन प्रभाव। क्या है प्रदर्शन प्रभाव और रैचेट प्रभाव क्या है, दोनों को जान लेते हैं। व्यक्ति अपने पड़ोसी या समाज के अन्य व्यक्ति की लाइफस्टाइल को कॉपी करना चाहता है। अगर वह ऐसी सोसाइटी में रहता है जहां लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा है, तो वह उस रहन सहन का स्तर ऊंचा करने की कोशिश करेगा, भले ही उसकी आय कम हो। मतलब अगर व्यक्ति ऊंचे रहन सहन को पसंद करता है, समाज में रहता है, मतलब समाज में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के लाइफस्टाइल को कॉपी करके ही प्रदर्शन अपने आप को प्रदर्शित करता है और जीवन यापन करने की कोशिश करता है और उपभोग करता है। अगला क्या, रैचेट प्रभाव क्या है? रैचेट प्रभाव में इन्होंने बताया कि जब लोगों की कुल आय बढ़ती
है तो इसका कुल उपभोग व्यय भी बढ़ता है। लेकिन ठीक इसके उलट जब लोगों की आय घटती है तो लोगों का कुल उपभोग व्यय उस अनुपात में नहीं घटता जिस अनुपात में आय बढ़ी थी। अर्थात आय ज़्यादा तेजी से बढ़ती है लेकिन उपभोग का स्तर अगर एक बार उच्च हो जाता है तो वह निम्न नहीं होता है। इसे ही क्या कहते हैं? रेचेट प्रभाव कहते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति का स्थायी उपभोग उसकी संपदा है। ए बढ़ते हुए स्तर पर, बी निचले स्तर पर, सी स्थिर स्तर पर, डी कोई नहीं। तो 8 का हो जाएगा सी स्थिर स्तर पर। अगला 9 नंबर, मुद्रा गुणक किसके बीच अनुपात है? तो मुद्रा गुणक ब्रॉड मनी और हाई पावर मनी के बीच अनुपात है। तो कह सकते हैं M3/M0 के बीच का अनुपात है। बृहद मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा के बीच का अनुपात है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक प्रवाह संकल्पना नहीं है? ए आय, बी मुद्रा, सी मजदूरी, डी लाभांश। तो मुद्रा जो है वह प्रवाह संकल्पना नहीं है, मुद्रा स्टॉक संकल्पना है। अगला, मुद्रा के मूल्य का सामान्य कीमत स्तर से विपरीत संबंध है। बी सामान्य कीमत स्तर से सीधा संबंध है। सी सामान्य स्तर से स्वतंत्र है। डी कोई नहीं। तो मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत स्तर से विपरीत संबंध रखता है। ए सही होगा। 11 का 12, 100 रुपये का नोट है। ए परिवर्तनीय नगद मुद्रा, बी प्रतिनिधि कागज मुद्रा, सी अधिष्ठ मुद्रा, डी अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा। तो 100 रुपये का नोट अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए रंगराजन समिति, बी रेड्डी समिति, सी नरसिम्हन समिति, डी टंडन समिति। तो बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया और नरसिम्हन समिति 2 गठित की गई। पहली नरसिम्हन समिति 1991 में गठित की गई थी और दूसरी नरसिम्हन समिति सेकेंड जो है 1998 में गठित की गई थी। तो बैंकिंग सुधार से संबंधित जो समिति है वह नरसिम्हन समिति है। 14 नंबर, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी थे। ए यूटीआई अध्यक्ष, बी आईडीबीआई अध्यक्ष, सी भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर, डी एलआईसी अध्यक्ष। तो डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी जो है आईडीबीआई के अध्यक्ष थे। बी हो जाएगा सही। अगला, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए मार्शल, बी रॉबर्टसन, सी मार्क्स, डी हिक्स। तो कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक हिक्स हैं। डी सही होगा 15 का। अगला, यदि वस्तु पूर्ण पूरक हो तो उदासीनता वक्र का आकार होगा। ए एल आकार का, जेड आकार का, एस आकार का, यू आकार का। तो यदि यह वस्तु क्या हो, पूर्ण पूरक हो तो उदासीनता का आकार यल आकार का होता है। 16 का ए सही हो जाएगा। 17, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल होती है, कैसी होती है? रूपांतरण की सीमांत दर, रूपांतरण की औसत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है रूपांतरण की सीमांत दर होती है। अगला, विक्रय लागतों की धारणा का विकास किसने किया था? ए श्रीमती रॉबिन्सन, बी मार्शल, सी कीन्स, डी कोई नहीं। तो इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि विक्रय लागतों की धारणा का विकास चैम्बरलिन ने किया था। तो चैम्बरलिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा सही। अगला, लेन देन आधार को किस तालिका से निकाला जा सकता है? ए परियोजना समीकरण तालिका, बी रैखिक समीकरण तालिका, सी अधा तालिका, डी यूलर समीकरण तालिका। तो लेन देन धारक को अधा की तालिका से निकाला जा सकता है या आगत निर्गत तालिका की सहायता से निकाला जा सकता है और इसका सबसे पहले प्रयोग लियोनटिफ ने किया था। निम्न चित्र में मांग की लोच है। क्या है मांग की लोच? ये चित्र है जो डिमांड इसमें वाई एच के समांतर दी है ये। तो वाई एच समांतर अगर डिमांड हो तो मांग की लोच क्या होती है? 0 होती है। और अगर मांग एक्स अक्ष के समांतर हो तो मांग की लोच क्या होती है? अनंत होती है। और
जब मांग की लोच एक्स अक्ष के समांतर हो या अनंत हो तो उसे कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, और जब जीरो हो या मांग की लोच वाई अक्ष के समांतर हो तो उसे बेलोचदार मांग कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला 21 नंबर, मूल बिंदु से गुजरती हुई रैखिक पूर्ति वक्र की कीमत लोच होगी, इकाई अनंत शून्य कोई नहीं। तो इसमें मूल बिंदु से गुजरती हुई रैखिक आपूर्ति वक्र की कीमत लोच इकाई होगी। 22 नंबर, एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का स्थिर फलन, एक दिश वर्धमान फलन, कूदता हुआ फलन। अगला एक दिश ह्रासमान फलन। तो एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का एक दिश ह्रासमान फलन, डी हो जाएगा। 23 नंबर, मांग का नियम आधारित है ए उत्पादन सिद्धांत पर, बी वितरण सिद्धांत पर, सी सीमांत उपयोगिता पर, डी कोई नहीं। तो मांग का नियम जो है सीमांत उपयोगिता सिद्धांत पर आधारित है। अगला HDI सूचकांक सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो HDI सूचकांक सर्वप्रथम UNDP ने 1990 में विकसित किया था। और HDI सूचकांक निकालने के लिए UNDP 3 आयाम लेता है, जिसमें आय, स्वास्थ्य और शिक्षा को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत में छठी योजना में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया? ए कृषि पर, बी उद्योग पर, सी ऊर्जा पर, डी सेवा पर। तो भारत में छठी योजना पर सर्वाधिक जोर ऊर्जा के विकास पर दिया गया। तो इस प्रकार से 25 का सी सही हो जाएगा।